कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द टेक्स्ट स्कूलिंग। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम ईवीएस का कुछ पार्ट करने वाले हैं जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम से रिलेटेड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके फाइनल एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए पेपर से एक दिन पहले ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जो बच्चे थोड़े डर रहे हैं ईवीएस के एग्ज़ाम को लेके, उनका डर ख़त्म हो जाए और वो अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाए और अच्छे से मेहनत करके उनके नंबर भी बहुत अच्छे आए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चंस करेंगे जो कि लगभग 20-25 क्वेश्चन होंगे और 2 एक्सपेरिमेंट में मैं करवाऊंगी क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में आपका एक्सपेरिमेंट भी आएगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, उसका जो भी मटेरियल होगा वो आपके टीचर अपने घर से लेके आएंगी, वो उसका इंतज़ाम खुद से कर लेंगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इस बार एक्सपेरिमेंट भी आएगा, मैं ये आपको बता दूँ, और इसीलिए मैंने 2 एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट के भी रखे हैं हमारी वीडियो में ताकि आप इजीली समझ जाओ कि किस तरीके के क्वेश्चंस या किस तरीके का एक्सपेरिमेंट वहाँ आपसे करवाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक तो पूरी देखा करो बेटा वीडियो, और ऊपर से जो मैं होमवर्क के क्वेश्चंस पूछती हूँ उनका आंसर मुझे किया करो। और साथ के साथ जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ प्लीज़ इसको अच्छे से याद करके जाना, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बार बार मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ ताकि आपका ईवीएस का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम ईवीएस के फाइनल टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला है हमारा, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे प्रैक्टिस में। लगभग मैं सारे ही चैप्टर्स में से क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं। अगर आप इतने भी करके जाओगे तो आपके 20 से ज़्यादा नंबर या 25 से ज़्यादा नंबर कहीं नहीं गए, ये गारंटी है। तो जो भी मैं पढ़ाती हूँ, जो भी वीडियो में मैं करवाती हूँ, प्लीज़ उसको अच्छे से करके जाया करो। आपको फाइनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आप बहुत खुश होकर घर आओगे कि हाँ हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, A lot of mud was used when Chetan Das house was made. Why? ये आपका क्वेश्चन आपका चेंजिंग टाइम्स से है, जिसमें चेतन दास होता है, वो अपना घर बनाता है मिट्टी से। उसके बाद जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो थोड़ा सा पक्का मकान बनाता है, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो और ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, टाइम चेंज होता हुआ दिखाई देता है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने टाइम कितने वक्त देख लेता है चीज़ों को बदलते हुए। उसने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी कच्चे मकान से और अब एट लास्ट वो कहाँ रहता था, पक्के मकान में। तो यही चेंजिंग टाइम्स में बताया गया था कि किस तरीके से मटेरियल यूज़ किया जाता है घर बनाने के लिए, पक्का घर कैसा होता है, कच्चा घर कैसा होता है, पक्का घर बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, कच्चा हाउस बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई थी। आप सबको चैप्टर अच्छे से पता होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा से। A lot of mud was used when Chetan Das house was made. Why? चेतन दास का जब घर बन रहा था तो उसने बहुत ज़्यादा मिट्टी मड यूज़ की थी। क्यों? ऐसा क्यों किया था उसने? अपने घर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी का इस्तेमाल क्यों किया था, बताओ। तो उसने क्यों किया था मिट्टी का इस्तेमाल? ताकि उसका घर क्या रहे, ठंडा रहे। क्या रहे? ठंडा रहे समर में, और विंटर्स में, सर्दियों में क्या रहे, गर्म। मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जो ठंडी भी होती है और गर्म भी। मौसम के अकॉर्डिंग वो अपनी परिस्थिति, अपनी जो उसकी तासीर होती है उसको चेंज करती है। जैसे गर्मियों में वो ठंडी हो जाती है और सर्दियों में वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसीलिए पहले के जो मकान होते थे, पहले के जो घर होते थे, वो सारे कैसे बनाए जाते थे, मिट्टी से बनाए जाते थे, और बाद में मिट्टी से या गोबर से उन पे लेप कर दिया जाता था। गोबर से इसलिए लेप किया जाता था ताकि घर में कीड़े मकोड़े ना हो, क्योंकि गोबर एक ऐसी चीज़ होती है, एक हर्बल एक ऐसी चीज़ है जो कीड़े मकोड़ों को दूर रखती है, इसलिए। तो चेतन दास ने क्यों सबसे ज़्यादा मिट्टी यूज़ की थी अपना घर बनाने के लिए? ताकि उसका घर समर्स में ठंडा रहे और विंटर्स में गर्म रहे। तो चलिए लिख लेते हैं साथ के साथ। बिकॉज द हाउस मेड अप ऑफ mud becomes cool in
समर एंड हॉट इन विंटर, बिकॉज द हाउस मेड अप ऑफ वुड, मड, जो घर मड से बनाया जाता है वो क्या हो जाता है, बिकम्स कूल इन समर, समर में ठंडा हो जाता है, एंड हॉट इन विंटर, और सर्दियों में गर्म हो जाता है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस। अब आप सब बताइए, देखो ईवीएस के एग्जाम में आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है सारे जो बुक्स में क्वेश्चन है वही आएंगे, बल्कि बुक्स में भी आपके कैसे क्वेश्चन थे, आपसे ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, या कोई एक्टिविटी थी कि क्लास में ऐसा करो, अपनी सोसाइटी में ऐसा करो, अपने घर पे जाके ऐसे पूछो सवाल, फिर वो सर्वे लेके आओ। ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अपनी रियल लाइफ से थोड़ा जुड़े रखता है, उस तरीके से आपको सोचता है और उस तरीके से आपके आंसर मांगता है ये सब्जेक्ट। तो ईवीएस को इसीलिए हम कहते हैं कि ये रियल लाइफ सब्जेक्ट्स है, क्योंकि ये हर चीज़ को आपकी रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ देता है। उसी के अंदर रहते हुए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अपने तर्क देने के लिए आपको कहता है कि आप अपना आंसर बताओ, कि आप अगर होते तो आप क्या सोचते, आप क्या लिखते, वो अपने थॉट्स बताओ। तो ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फ्रीली अपने थॉट्स सबको बता सकते हो, चाहे वो नेगेटिव तरीके से हो या पॉजिटिव तरीके से। ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन का आंसर वो यस में हो या हर क्वेश्चन का आंसर नो में हो। कोई क्वेश्चन आपको लगता है यस में होना चाहिए तो आप अपनी तरफ से यस में दो, आपको लगता है कि किसी का नो में ही होना चाहिए तो नो में दो। ठीक है, अब जैसे इसमें पूछ लिया व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस। अब आप बताओ आप किस तरीके के घर में रहते हो। अगर आप पक्के हाउस में रहते हो तो आपका घर किन किन चीज़ों से मिलके बना है, और अगर आप कच्चे हाउस में रहते हो तो आपका घर किन किन चीज़ों से मिलके बना है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कोई बच्चा पक्के मकान में रहता होगा, कोई कच्चे मकान में रहता होगा, दोनों के थॉट्स अलग हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के घरों में जो मटेरियल यूज़ हुआ होगा वो भी अलग हो सकता है। किसी का पक्का घर है तो किसी के में ईंट, सीमेंट और सादा फर्श हुआ होगा, तो दूसरे का अगर पक्का हाउस है तो उसके में ईंट सीमेंट यूज़ तो हुई होगी, लेकिन साथ के साथ टाइल वगैरह भी यूज़ कर ली होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका जो थॉट प्रोसेस कहता है ना, कि आपका दिमाग जो कहता है उस टाइम पे, वो आंसर ईवीएस में लिखना होता है कि आप क्या सोच रहे हो, उसको आपको यहाँ पे लिखना है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा, व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस। अब यहाँ पे आप तो मुझे आंसर नहीं दे पाओगे, लेकिन अब मैं एक स्टूडेंट बन के आपको अपना आंसर बताऊंगी कि अगर मैं ये पेपर दे रही होती तो मैं क्या आंसर लिखती यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से जब आप ये वीडियो देख रहे होगे और आप जैसा सोचो, आपको जैसा लगता है कि हाँ नहीं मैडम से मेरा थोड़ा डिफरेंट है, नहीं मैम ने अगर पक्का हाउस बताया तो मेरा तो कच्चा हाउस है, मैं तो अपना बताऊँ, तो वो बात बिल्कुल ठीक रहेगी कि आप सिर्फ मेरा आंसर ना रटो, ये तो मैंने अपना थॉट प्रोसेस बताया। आपको जैसा लगता है कि नहीं मेरा घर तो ऐसा है, मेरे घर में तो ये मटेरियल यूज है, तो उस टाइम आप अपना लिखना। उससे क्या होगा, आपका थॉट प्रोसेस और ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा और अच्छे से वर्क करेगा, और अगर पेपर में ये क्वेश्चन ना आया, कोई और क्वेश्चन भी आए, तो आप इजीली उन चीज़ों पे काम कर पाओगे, उन चीज़ों को सोच पाओगे। ठीक है, तो यहाँ आंसर मैं अपना बताऊँगी। तो जैसा मैं जिस घर में रहती हूँ वो है एक, आंसर लिख लेते हैं, वो है एक पक्का हाउस। कैसा हाउस है, पक्का हाउस। और मेरे घर को बनने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ की गई हैं वो हैं सीमेंट, आयरन रोड्स, ब्रिक्स और क्या यूज़ हुआ, टाइल्स। ये सब चीज़ें मेरे घर को बनने के लिए यूज़ हुई। ठीक है, मैं एक पक्के घर में रहती हूँ और वो किस किस चीज़ से मिलके बना है, सीमेंट से, आयरन रोड से, ब्रिक्स से, टाइल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको, जैसे ये तो मैंने अपना बता दिया, मैं इसी में ही आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे रही हूँ कि अब आप अपना अपना बताना कि आप किस घर में रहते हो और वो घर किस किन चीज़ों से मिलके बना है। कमेंट में इसका आंसर मुझे ज़रूर बताना।
ठीक है, तो आपको अब इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं हर बच्चे का पढ़ूंगी कि वो किस तरीके के मकान में रहता है और वो मकान किन किन चीज़ों से मिलके बना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। वट टूल्स आर दे शोन यूजिंग इन बिल्डिंग अ हाउस, राइट देम। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी और आपको उसमें से बताना है कि बताओ ये जो पिक्चर देख के आपको जो टूल्स दिखाई दे रहे हैं वो टूल्स कौन कौन से हैं, और इन सारे कामों में से ये जो 4 काम यहाँ लिखे हुए हैं, वर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वर्क ऑफ वुड, टू बिल्ड हाउस, बिल्ट हाउस और वर्क ऑफ पाइप, इन सब चीज़ों में कौन कौन से टूल्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, चलिए देखो पिक्चर। तो ये है वो पिक्चर बेटा, आप सब देख रहे हो, एक घर बन रहा है, साथ के साथ कई सारे काम उसमें हो रहे हैं। जैसे आप इधर देखोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है इलेक्ट्रिशियन, इधर पाइप का काम कर रहा है एक इंसान, इधर घर बनाने का काम चल रहा है, ये यहाँ से सीमेंट वगैरह जो भी सामान यूज़ हो रहा है वो ऊपर लेके जाया जा रहा है, और ये यहाँ पे वुड का काम कुछ हो रहा है। ठीक है, देख रहे हो, सारा देख लिया। चलिए अब देखते हैं। तो अब मुझे बताओ कि ये जो वर्क है, ये जो 4 काम दिखाई दिए, वर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वर्क ऑफ वुड, टू बिल्ड हाउस और वर्क ऑफ पाइप, इनमें कौन कौन से टूल औजार यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो चलो मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से यूज़ किए गए। इलेक्ट्रिसिटी के काम में पाइलर्स, जिसको आप प्लास बोलते हो ना, पाइलर्स का यूज़ किया गया, और स्क्रू ड्राइवर आपका पेचकस जिसको बोलते हो, जिससे आप पेच को टाइट करते हो या ओपन करते हो। ठीक है, वुड में जब काम हुआ वुड का तो हैमर का यूज़ किया गया और सो का यूज़ किया गया। नेक्स्ट, टू बिल्ड हाउस को बिल्ड करने के लिए तसले का यूज़ किया गया, फवाड़ा का यूज़ किया गया। पाइप का जो काम कर रहा था वो क्या क्या यूज़ कर रहा था, एक तो पाइप का यूज़ कर रहा था और एक कटर का यूज़ कर रहा था जिससे वो काट रहा था। तो जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई उसमें जो जो ये वर्क कर रहे हैं, जो ये काम किया गया है इलेक्ट्रिसिटी का, वुड का, हाउस को बनाने का या पाइप लगाने का, इन सब में जो टूल यूज़ किए वो ये सारे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगिंस। जब नदी पहाड़ों से निकलती है, जब नदी की शुरुआत होती है, जब वो अपनी चरम सीमा पे होती है, तो बताओ उसका रंग कैसा होता है, वो कैसे रंग की होती है, बताइए। एक तो ज़्यादातर नदियाँ आपकी कहाँ से निकलती है, पहाड़ों से निकलती हैं, और उन नदियों में जो पानी होता है वो कहाँ से आता है, जो बर्फ़ पिघल जाती है वहाँ से वो पानी नीचे आता है। ठीक है, तो ये जब नदियाँ वहाँ से निकलती हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। ये जो सुंदर दिखाई देती हैं तो इनका रंग कैसा होता है वो बताओ। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है, ये क्वेश्चन आपका है रिवर टेल से। ये चैप्टर था ना रिवर टेल वाला, जिसमें नदियों की कहानी बताई गई थी कि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, उसके बाद उनका रंग कैसा होता है, फिर वो कहाँ से गुजरती हैं, उसमें क्या क्या गंदगी आ जाती है, कौन कौन कितनी कितनी गंदगी फैलाता है, किस तरीके से वो गंदगी फैलाई जाती है, उसके बाद उसका रंग कैसा हो जाता है, जो जीव उसमें होते हैं वो बेचारे मर जाते हैं उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें, पॉन्ड कैसे होते हैं, लेक कैसी होती है, ये सब हमने इसमें डिस्कस किया था। तो बताइए इसका आंसर कि जब रिवर्स बिगिन होती हैं, जहाँ से निकलती हैं वो, तब उनका कलर कैसा होता है। तो कैसा होता है उनका कलर, वो कलरलेस होती हैं बेटा, उनका कोई कलर नहीं होता उस टाइम पे। क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल स्वच्छ होती हैं, साफ़ होती हैं, और साफ़ पानी का कोई रंग नहीं होता। रंग पानी में तभी आता है जब उसमें कोई गंदगी होती है,
या उसमें कोई मिलावट की जाती है, तब पानी का रंग चेंज हो जाता है, वरना पानी का कोई रंग नहीं होता, अपना खुद का रंग नहीं होता, वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। हम उसके आर पार भी देख सकते हैं। जैसे कभी आपने देखा हो नदियों को बहते हुए, अगर वो साफ नदी होगी तो आप उसके नीचे जो पत्थर होते हैं, जहाँ जिस जगह से वो आ रही है, आप उनको बिल्कुल क्लियरली देख पाओगे, या उसमें जो भी मछलियाँ होंगी, जो भी जीव जंतु होंगे, आप उन सबको देख पाओगे इजीली, अगर वो नदी थोड़ी सी भी साफ होगी। अगर वो नदी साफ ही नहीं होगी तो उसका कोई ना कोई रंग मिलेगा आपको, या तो वो गाढ़ी मिलेगी हरी हरी तरीके से, या थोड़ी पीली मिलेगी, काली मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें गंदगी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, उसमें पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब उसका जो खुद का रंग है वो कुछ और हो चुका है, अब वो कलरलेस नहीं रही है। तो नदियों की जब शुरुआत होती है तो वो बिल्कुल कलरलेस होती है, उनका कोई खुद का रंग नहीं होता है। ठीक है? और क्यों होती है वो कलरलेस, उनका कोई रंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो क्या होती हैं, क्लीन होती हैं, साफ होती हैं, क्लीन होती हैं, बिल्कुल प्योर होती हैं, शुद्ध होती हैं, इसीलिए उनका रंग नहीं होता। इसलिए हम उनके आर पार देख सकते हैं, हम नदी के अंदर देख सकते हैं कि नदी में क्या क्या है। ठीक है? तो जब नदियों की शुरुआत होती है तो वो कलरलेस होती है। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूँ, जब वो नदियाँ बिल्कुल विलेज में, टाउन्स में पहुँचती हैं तो उनमें कोई ना कोई रंग आ जाता है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से। आज के टाइम पे हम जितना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उसी की वजह से नदियों में कोई ना कोई आपको गंदगी ज़रूर दिखाई देती है, या उसका रंग साफ ना दिख के कैसा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज? नदी विलेज में जाने से पहले कैसी दिखाई दे रही थी, उसमें क्या क्या दिखाई आपको दे रहा था, इजीली आप क्या देख पा रहे थे उस नदी में? जैसे ही उसने गांव में एंटर किया तो वो क्या होती चली गई, थोड़ी गंदी होती चली गई, अस्वच्छ होती चली गई, इनप्योर होती चली गई। पहले उसका पानी शुद्ध था, जब वो निकली थी जहाँ से बिल्कुल शुद्ध था, बिल्कुल साफ था, बिल्कुल कलरलेस था। लेकिन अब आपको विलेज में पहुंचने से पहले तो बताओ, जब वो बिल्कुल शुद्ध थी, कलरलेस थी, बिल्कुल क्लीन थी, तो आपको उसमें क्या क्या दिखाई देता था? तो क्या क्या दिखाई देता था हमें उसमें? उसका पानी दिखाई देता था, बिल्कुल क्लीन फ्रेश पानी दिखाई देता था। और हम ये भी देख सकते थे कि कितनी सारी उसमें मछलियां हैं, या फिर छोटे छोटे पत्थर भी हैं, बड़े बड़े पत्थर भी हैं, हम ये सारी चीज़ें इजीली उसमें देख पा रहे थे। चलिए लिख लेते हैं। बिफोर द water of river reaches to the village, the water is clean and fresh, in which there are many fishes which are grown, and also some big and small stones are there. जब नदी का पानी विलेज तक पहुंचा, उससे पहले पानी फ्रेश था, क्लीन था, और हम उसमें बहुत सारे फिशेस देख रहे थे जो कि उसमें जी रही थी, बढ़ रही थी, और उसके साथ साथ हमें बड़े और छोटे पत्थर भी उसमें दिखाई दे रहे थे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ इज़ ड्रिंकिंग वाटर क्लीन्ड इन योर हाउस? बताइए, पीने का पानी आपके घरों में कैसे साफ़ किया जाता है? अगर आपके घर में गंदा पानी आ रहा है किसी भी रीज़न की वजह से,
चाहे सप्लाई गंदी आ रही है पानी की आगे से, या पानी के उस टैंक में कुछ गंदगी है पहले से ही, इस वजह से आपके घरों में पानी गंदा आ रहा है। तो अगर आपको उस पानी को साफ़ करना है अपने घर में यूज़ करने के लिए, पीने के लिए, तो आप उसको कैसे क्लीन करते हो, उसको कैसे स्वच्छ बनाते हो? तो कैसे साफ़ किया जाता है? जब हमारे घरों में अगर गंदा पानी आता है तो उसको पीने लायक बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं? हम उसको या तो बॉईल करते हैं पहला, या फिर हम उसको फ़िल्टर, हमारे घरों में जैसे फ़िल्टर प्योरीफाई लगा रहता है ना, प्योरिट वगैरह, या तो हम उसको फ़िल्टर करते हैं, या फिर हम उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स डाल देते हैं जिससे जो गंदगी होती है, या एलम डाल देते हैं, फिटकरी डाल देते हैं, जिससे जो वो होती है, मिट्टी होती है, वो नीचे बैठ जाती है, और हम उस ऊपर वाले पानी को किसी और में ट्रांसफ़र करके उसको पीने लायक बना लेते हैं। ठीक है, तो इन तरीक़ों से हम घर में अगर गंदा पानी आता है तो उसको हम स्वच्छ कर लेते हैं। पहला, उसको उबाल के बाय बॉइलिंग, सेकंड बाय फिल्टर इट, या उसको फिल्टर करके आपके आरओ या प्योरिट वगैरह से, तीसरा उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स ऐड करके, क्लोरीन की टैबलेट ऐड करके, या फिर उसमें एलम को ऐड करके। ये 4 तरीके हैं जिनसे हम अपने घरों में आया हुआ पानी साफ़ कर सकते हैं, अपने लिए स्वच्छ बना सकते हैं, पीने लायक बना सकते हैं, ताकि हम बीमार ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वाई इज़ बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज? बसवा नाम का जो लड़का था वो अपना स्कूल अटेंड क्यों नहीं कर रहा था कुछ दिनों से, या वो स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा था? ये क्वेश्चन आपका बसवास फार्म से है, जिसमें आपको पता है एक फैमिली क्या करती है, फील्ड में काम करती है। तो उसके मम्मी पापा फील्ड में काम करते हैं, तो वो भी अपने स्कूल से छुट्टी करके क्या करता है, अपने मम्मी पापा की हेल्प करता है, ताकि वो उनकी अच्छे से मदद कर पाए और अच्छे से उनके काम टाइम पे ख़त्म हो पाए। इसीलिए वो स्कूल नहीं जाता था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? बसवा हेल्प्ड हिज पेरेंट्स इन टेकिंग आउट अनियंस, सो ही वॉज नॉट एबल टू गो स्कूल। क्योंकि उसको अनियन की जो खेती थी उसमें जो प्याज उनके अब जो ग्रोन अप हो चुके थे उनको जल्दी निकालना था, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। इसीलिए बसवा हम वहाँ पे फील्ड में अपने मम्मी पापा की हेल्प करता था, और इसी कारण से वो स्कूल नहीं जा पा रहा था। चलिए लिखते हैं। बसवा helped his parents in taking out onion, so he was not able to attend school for some days। क्योंकि वो फील्ड पर अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहा था। फील्ड मतलब खेत होता है, अनियन का खेत था जिसमें अनियन पक के तैयार हो चुके थे, अब उनको निकालने की बारी थी। इसी वजह से वो पूरा दिन अपने मम्मी पापा के साथ वहीं काम करवाता था, ताकि वो काम जल्दी से जल्दी हो जाए, और इसी वजह से वो स्कूल को अटेंड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेम एनी 5 स्पाइसेस यूज्ड इन योर किचन एंड राइट एनी वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम। अपने किचन के ऐसे 5 मसालों के नाम लिखिए बेटा,
जो कि आपके किचन में आपकी मम्मी या आप रेगुलर में यूज़ करते हो, और आपको उनके फ़ायदे भी पता है, उनके फंक्शन भी पता है कि हाँ ये इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको 3 बताऊंगी, 2 आप होमवर्क में मुझे कमेंट में आंसर करोगे। ठीक है, मैं आपको कोई 3 बताऊंगी, फिर बाकी 2 आपको खुद से ढूंढ के मेरे को आंसर बताना है कि कौन सा मसाला है और उसका काम क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो चलिए बेटा लिखते हैं। 5 स्पाइसेस पूछे मैंने, जिसमें से 3 मैं बताऊंगी और 2 आपको घर के लिए होमवर्क है। तो चलिए पहला लिखती हूँ, क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स आप सबको पता होगा, जीरा। आपकी घर की मसालदानी में देखना जीरा ज़रूर मिलेगा, आपके खाने में यूज़ किया जाता है काफ़ी, उसमें छोंक में यूज़ किया जाता है। तो क्यूमिन सीड्स, जिसको आप हिंदी में जीरा बोलते हो, इसका एक तो ये सीड्स की तरह एज ए प्रॉपर सीड की तरह यूज़ किया जाता है, या फिर मम्मियाँ इसको पीस के भी यूज़ कर लेती हैं इजीली। तो क्यूमिन सीड क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि आपके खाने का फ्लेवर अच्छा हो सके, टू इंक्रीज द फ्लेवर ऑफ द फूड, ताकि हमारे खाने का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो सके, इसीलिए हम क्यूमिन सीड या उसका पाउडर बना के यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड है, सबसे ज़्यादा आपको मिलता होगा टर्मरिक, हल्दी। किस कलर की होती है टर्मरिक? टर्मरिक होती है आपकी येलो कलर की। कैसे कलर की? येलो कलर की। अब इसका कलर येलो है तो ये क्या देगा फूड को? हमारे खाने को, फूड को कलर कर देगा। फूड कलर क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा इन येलो। ठीक है, और क्या हेल्प करता है ये हेल्प करता है अरोमा, अपने फूड की जो खुशबू होती है उसको अच्छा बनाने के लिए। इम्प्रूव्स द एरोमा ऑफ द फूड की जो खुशबू होती है उसको अच्छा करता है, बहुत स्वादिष्ट बनाता है उसको। नेक्स्ट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट, गार्लिक। अच्छा, गार्लिक को आप सॉलिड फॉर्म में भी यूज़ करते हो और पाउडर फॉर्म में। मैं पाउडर फॉर्म की बात कर रही हूँ यहाँ पे। जो गार्लिक का वो पिसा हुआ जो मसाला आता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ये सबसे पहली बात, ये एक मेडिकल स्पाइस है, मतलब आप इसको एज ए मेडिसिन के तौर पर बहुत सारे इसको यूज़ करते हैं। दूसरी बात, और क्या करता है ये, जैसे ये मेडिकल स्पाइस है तो इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव्स इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी बॉडी में हमारी एनर्जी को हाई करता है, लेवलअप करता है हमारी इम्यूनिटी को, ताकि हम बीमारियों से दूर रहें, उसको इंक्रीज करता है ये हमारी बॉडी में। ठीक है, तो 3 मैंने बता दिए, 2 आप मुझे बताना अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई? बताओ, नंदिता को अपनी मदर को विलेज से, गांव से मुंबई क्यों लाना पड़ा? ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी कि नंदिता को अपनी मदर को लेके गांव से मुंबई अपने मामा के घर आना पड़ा? अब ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर से है? वो चैप्टर है नंदिता इन मुंबई, जिसमें बात बताई गई है कि नंदिता एक गांव में जो लड़की रहती थी, जिसके लिए गांव का माहौल अलग था, और जैसे ही वो मुंबई एक बड़े शहर में आई, वहाँ पे उसको कैसा माहौल मिला, कैसा रहन सहन मिला, किस तरीके के घर थे वहाँ पे, वो किस घर में रहती थी, उसके मामा कैसे, उसके मामा एक घर में कैसे गुजारा करते थे, क्या काम करते थे वो, कैसे उसकी मामी घरों में जाके काम करती थी,
उनको पीने का पानी कैसे मिलता था, या वो वॉशरूम कहाँ यूज़ करते थे, वो वॉशरूम कितना गंदा होता था। एक ही घर में वो सब नहाते भी थे, खाना भी वहीं बनाते थे, सोते भी वहीं थे। तो इस तरीके की लाइफ बताई गई है इस चैप्टर में, नंदिता इन मुंबई में, कि कैसे एक गांव की लड़की मुंबई में आके चेंजेस देखती है कि किस तरीके के शहर होते हैं, जहाँ पे एक तरफ बिल्कुल छोटे छोटे घर होते हैं एक ही कमरे के, वहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जहाँ पे बड़े बड़े घर होते हैं, सारी सुख सुविधाएं होती हैं। तो ये सब बताया गया था इस चैप्टर में। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की कि नंदिता को अपनी मदर को गांव से मुंबई क्यों लाना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी थी। तो जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप सबको पता होगा, उसकी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसकी मदर बीमार थी और उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनके इलाज के लिए नंदिता को क्या करना पड़ा, गांव से मुंबई आना पड़ा अपनी मदर को लेके, ताकि गांव में जो सुख सुविधाएं उन्हें नहीं मिलती हैं, जो मेडिकल सुख सुविधाएं, जो बीमारी को ठीक करने के लिए जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए, जो हॉस्पिटल बड़े बड़े होने चाहिए, वो उनके गांव में नहीं था। इसीलिए उनको क्या करना पड़ा, मुंबई आना पड़ा। दोनों मुंबई आ गए ताकि उसकी मदर का ट्रीटमेंट अच्छे बड़े हॉस्पिटल में हो सके। तो चलिए लिखते हैं आंसर 9। इन Nandita's village there is no facilities of medical treatment like big cities। जैसी सुख सुविधाएं, जैसी मेडिकल फैसिलिटी बड़े शहरों में होती हैं, ऐसी फैसिलिटी उनके गांव में नहीं थी। इसी वजह से सो शी, तो इसीलिए उसको अपनी मदर को गांव से लेके कहाँ आना पड़े, मुंबई। सो शी हैज़ टू ब्रिंग हर मदर from village to मुंबई। और विलेज से मुंबई क्यों लेके आई, ताकि ट्रीटमेंट अच्छा हो उसके, सो दैट हर मदर कुड टेक ट्रीटमेंट प्रॉपरली। ठीक है, नंदिता के विलेज में कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके, जैसा कि बड़े शहरों में होता है। इसीलिए उसको अपनी मदर को लेके विलेज से मुंबई आना पड़ा, ताकि उसकी मदर अच्छा ट्रीटमेंट ले सके अच्छे तरीके से मुंबई शहर में। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट कैन वी डू टू कीप द वाटर क्लीन। बताओ, पानी को शुद्ध और स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, पहली बात, हमें पानी में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जो हम पानी में गंदगी फैलाते हैं, जितना अपने आसपास गंदगी फैलाते हैं, वो किसी तरीके से पानी में चली जाती है। उससे क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है और हमें वही गंदा पानी क्या करना पड़ता है, फिर पीना भी पड़ता है, यूज़ भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए अपने एरिया को, ताकि पोल्यूशन ना फैले। दूसरी चीज़, पानी अगर गंदा भी है तो हमें उसको प्योरिट से या उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स डाल के उसको साफ़ कर लेना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप फ़िल्टर लगा सकते हो। उसमें क्या होगा, नीचे मिट्टी रह जाएगी और ऊपर पानी साफ़ हो जाएगा। फिर हम उसको दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करके इजीली उस पानी को साफ़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें पानी को, और हमें क्यों रखना चाहिए पानी को साफ़, ताकि हम स्वस्थ रहें, हम हेल्दी रहें। क्योंकि ख़राब पानी पीने से तबीयत किसकी ख़राब होगी, हमारी ही ख़राब होगी। इसीलिए हमें पानी को स्वच्छ रखना चाहिए। और हम क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, एक तो पॉल्यूशन को रोक के
अगर हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, अपने आसपास साफ़ सुथरा रखेंगे, क्लीन और हाइजीन रखेंगे, तो हमारा पानी भी स्वच्छ रहेगा। नदियों में हम नालों का पानी नहीं डालेंगे तो भी हमारा पानी साफ रहेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो क्या क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए हमें? फर्स्ट पॉइंट, हमें पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। फर्स्ट, स्टॉप पॉल्यूशन इन वाटर। पानी में प्रदूषण फैलने से हमें रोकना चाहिए। दूसरा, स्टॉप वॉशिंग एंड क्लीनिंग our utensils and clothes in a river। हमें अपने कपड़े और अपने बर्तन घरों के पानी में, नदी में नहीं धोने चाहिए, उससे भी क्या हो जाता है, हमारा पानी गंदा हो जाता है। ठीक है। तीसरा, वी शुड नॉट bath in we should not take bath in river or our animals in the water ठीक है। तो हमें एक तो पॉल्यूशन को रोकना चाहिए पानी में फैलने से। दूसरा, हमें अपने कपड़े या अपने घरों के बर्तन नहीं धोने चाहिए रिवर के पानी में, और हमें उसके साथ साथ अपने एनिमल्स को भी नहीं नहलाना चाहिए उसमें, और खुद भी नहीं नहाना चाहिए उस पानी में, क्योंकि वो सब क्या फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा पानी में, और आगे जाके वही पानी हमें क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रूट्स? बताइए, प्लांट्स और ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, उनका कलर क्या होता है, कैसे रंग की वो रूट्स होती हैं? कभी आपने पौधों को देखा है? जो पौधे उखड़ जाते हैं, कभी उनको ध्यान से देखना, जो बिल्कुल नए नए लगे होते हैं ना, उनकी जो जड़ों का, उनके जो रूट्स का जो कलर होता है वो बिल्कुल वाइट होता है, प्योर वाइट होता है उनका कलर। धीरे धीरे जैसे जैसे पेड़ थोड़ा बड़ा होता है, उस कलर में थोड़ी डलनेस आनी शुरू हो जाती है, वो मिट्टी का रंग लेना शुरू हो जाता है, मतलब मिट्टी का जो रंग होता है वो उसमें घुलना शुरू हो जाता है। इस वजह से रूट्स कैसी दिखने लग जाती है, फिर थोड़ी ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन, फिर ब्लैक, इस तरीके की शेड वो लेने लग जाती है। लेकिन शुरुआत में अगर आप देखोगे तो एक रूट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है। कभी आपने स्प्राउट्स बनते हुए देखे हैं? स्प्राउट्स की भी वो क्या निकलती है, वो जड़ें ही निकलती हैं। वो जैसे ही वो दाना स्प्राउटेड होने लग जाता है, खिलने लग जाता है, तो उसमें से जो वाइट वाइट निकलता है वो एक तरीके से उसकी रूट होती है। अगर आप उस दाने को उठा के मिट्टी में लगा दोगे तो उसमें से एक प्लांट निकलेगा। तो रूट्स का कलर कैसा होता है बेटा? रूट्स का कलर होता है वाइट। आंसर लिख लेते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रूट्स? द कलर of the roots is white। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लांटिंग अ ट्री, या फिर प्लांटिंग द ट्रीज? जब हम बहुत सारे प्लांट या ट्री लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उनके अच्छे काम क्या होते हैं, उनसे हमें क्या बेनिफिट मिलता है? ऐसा क्या बेनिफिट मिलता है कि सब लोग कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, हमें आसपास, हमें कभी पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, हमें पेड़ों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमेशा पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, उनको बचा के रखना चाहिए, जितना हो सके हमें पेड़ लगाने चाहिए। अपने बर्थडे पे भी कम से कम हमें एक प्लांट घर पे लेके आना चाहिए, ताकि हम इन्वायरमेंट को बढ़ावा दे सकें, उसको सुरक्षित बना सकें, उसे अच्छा बना सकें। तो ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स हमें ट्री से मिलते हैं कि हम हमेशा ट्री को प्लांट करने के लिए बोलते हैं, जबकि उसको काटने के लिए हमेशा मना किया जाता है। तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखो, पहला बेनिफिट,
कि वो आप सबको क्या देते हैं, ट्रीज़ क्या देते हैं आप सबको, ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं, ऑक्सीजन। अगर ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगे तो हम ऑक्सीजन जिससे हम जीते हैं, जिससे हमारी सांसें चलती हैं, जिस ऑक्सीजन से, वो ख़त्म हो जाएगी। और वो ख़त्म हो गई तो हम भी क्या हो जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो है हमारे ट्रीज़ का वो क्या है कि वो ऑक्सीजन बनाते हैं, वो ऑक्सीजन को बनाते हैं, जनरेट ऑक्सीजन। ठीक है। सेकंड, और क्या क्या फ़ायदे हैं ट्रीज़ को प्लांट करने के, बताओ ज़रा। अगर हमारे आसपास ट्रीज़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो बेटा जो ये पॉल्यूशन हमें महसूस होता है आज की दुनिया में, ये हमें बिल्कुल महसूस नहीं होगा। क्योंकि पॉल्यूशन को ऑक्सीजन जो भी प्लांट्स रिलीज़ करते हैं, हमारे लिए बनाते हैं, जो ऑक्सीजन, जो शुद्ध हवा हमें देते हैं, उससे जो पॉल्यूशन होगा वो हट जाएगा और हमें क्या हवा मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी। तो जो बच्चे ज़्यादा उस एरिया में रहते हैं जो ग्रीन है, जो ग्रीनरी से भरा है, उनकी हेल्थ लाइफ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन वो इंसान जो ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे कोई पेड़ पौधा बहुत कम दिखाई देता है, उनकी लाइफ टाइम बहुत ही कम हो जाती है। तो हमें ट्रीज़ इसलिए लगाने चाहिए ताकि, तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, ट्रीज़ लगाने चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे यहाँ आसपास का पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिड्यूस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन को क्या करते हैं, कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड है कि बताओ और क्या एडवांटेज। देखो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारे आसपास जो पॉल्यूशन होता है उसको कम कर देते हैं। और जो हमारे जीव जानवर हैं, जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उनकी भी ये रक्षा करते हैं। उनको घर देके कैसे, मतलब जैसे शेर है भाई, वो शेर हमारे घरों में तो रह नहीं सकता, वो कहाँ रहेगा, वो जंगल में रहेगा। और जंगल में क्या होता है सबसे ज़्यादा, जंगल में क्या होते हैं सबसे ज़्यादा, पेड़ पौधे होते हैं। अगर हम उन पेड़ पौधों को ही काट देंगे तो वो जंगल जंगल जैसा नहीं दिखेगा और शेर खुलेआम घूमेगा, फिर वो कहाँ रहेगा, वो या तो गलत काम करेगा, जैसे हमारा शिकार करेगा, या फिर बेचारा मर जाएगा। तो उन ऐसे ही पक्षियों को, उनको घोंसला बनाने के लिए पेड़ चाहिए होते हैं। अगर हम पेड़ों को ही काट देंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे। हम घरों में उनको घोंसला बनाने देते नहीं, पेड़ उनके लिए हमने छोड़े नहीं, तो बेचारे क्या करेंगे, मर जाएंगे एक ना एक दिन। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो हमें पेड़ों को लगाना चाहिए ताकि हमारे जीव जंतुओं को, हमारे पशु पक्षियों को क्या मिलता रहे, घर मिलता रहे। तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड शेल्टर टू फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा मतलब आपकी फूल से है, फ्लावर्स से है, और फना जो आपके पशु पक्षी होते हैं उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पॉइंट, और क्या कर सकते हैं। अब देखो जैसे तेज़ हवाएं चलती है गर्मी के टाइम, तो हमारी जो मिट्टी है वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसका कटाव होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है, कटाव। एक तो हवा से, एक पानी से। जैसे बारिश आती है, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से नीचे बहती हुई चली जाएगी। तो ये क्या करता है, सॉइल इरोजन को भी रोकता है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मिट्टी के कटाव को भी ट्रीज़ बहुत ज़्यादा रोकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हमारे मिट्टी एक जगह रही रहे और हमें हमारे प्लांट्स इजीली ग्रो कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, और क्या करता है हमारे लिए, ये हमारे लिए करता है कि हमें पेड़ पौधों से क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है। एक फ्यूल मतलब जैसे कोई पेड़ जो पुराना हो जाता है या जो अब चल नहीं पा रहा है आगे, तो हम उसको काट के उसकी लकड़ियों का यूज़ करते हैं चीज़ें बनाने के लिए, या फिर हम उसको ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ भी हमें हमारे प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोवाइड्स फ्यूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। वट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कटिंग द ट्रीज़। अब हमने पहले एडवांटेजेस पढ़े इधर, अब पूछ रहा है एग्जामिनर कि डिसएडवांटेजेस क्या होंगे अगर हम पेड़ों को काट देंगे, उसके क्या हमें घाटे होंगे, क्या हमें उससे नुकसान पहुंचेगा कि अगर हम पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा
काटने लग जाए। तो देखो जैसे ये हैं, ये पॉइंट्स आपको पता है, तो इसी के सामने आप ये कर सकते हो कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पॉल्यूशन कम नहीं होगा, शेल्टर नहीं मिलेगा फ्लोरा और फना को, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा, फ्यूल नहीं मिलेगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप इन्हीं को नेगेटिव में कर सकते हो कि हमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि पॉजिटिव में हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो नेगेटिव क्या होगा, हमें ये चीज़ें मिलनी बंद हो जाएंगी अगर हम पेड़ काटने लग जाएंगे। इसके अलावा मैं 2-4 पॉइंट और बता रही हूँ, ठीक है। चलिए लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या हो सकता है? पहला, ये हमारी फ्लोरा और फना को डिस्ट्रॉय कर देगा, हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षियों को मार देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा हमारे फ्लोरा एंड फना को। दूसरा, अगर ऑक्सीजन मिलती है हमें प्लांट से, और जब हम प्लांट्स को काट ही देंगे तो अब हमें क्या होगा, ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी तो मात्रा किस चीज़ की बढ़ जाएगी, CO2 की। इंक्रीज CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की हमें अब अधिकता हो जाएगी, जिससे कि हम घुटन के मारे मरना शुरू हो जाएंगे। ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी, CO2 बढ़ जाएगी, मतलब अब हमें घुटन होनी शुरू हो जाएगी, अब हम ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। थर्ड, जब CO2 ज़्यादा बढ़ती है तो जो हमारी अर्थ की एक प्रोटेक्शन शील्ड है, एक लेयर हमारी अर्थ के आसपास है जो हमें सूर्य की ज़्यादा गर्मी से हमें बचा के रखती है, अगर ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, CO2 वगैरह बढ़ेंगी, गैसेस ज़्यादा बढ़ेंगी, तो क्या होगा, वो लेयर भी क्या हो जाएगी, ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही डायरेक्ट हम पे हीट ज़्यादा आएगी, हम सारे जल के राख हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को भी ये बढ़ावा देता है। अगर हम पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर पेड़ पौधे होते हैं तो हमारे यहाँ जो रेनी सीज़न है, जो बारिश का मौसम है, वो टाइम टू टाइम आता रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होती है। आप खुद नोटिस कर रहे होगे 2-4 साल से हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, 1-2 दिन या एक हफ्ता ज़्यादा हो जाती है। वरना जैसे पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि महीना महीना भर बारिश होती रहती थी, आज के टाइम पे हमें देखने को ही नहीं मिलती। वो इसीलिए नहीं देखने को मिलती क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते थे, लोग उनकी प्रोटेक्शन करते थे, उनको संरक्षण करते थे, उनको सुरक्षित रखते थे। और आजकल हम अपने बेनिफिट के लिए उनको काट देते हैं जल्दी से जल्दी, और नए प्लांट भी नहीं लगाते। वरना अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, मान लो भाई लकड़ी हमारे काम आती है, तो हमें काटने पड़ते हैं, लेकिन हम उसकी जगह अगर 10 पेड़ और लगा दें तो वो बेनिफिट तो हमें ही देगी ना आगे जाके। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, जिससे जो वाटर साइकिल है, जो पानी बरसता है ऊपर से, फिर हीट से वेपर बन के दोबारा बादल बनता है, फिर बारिश होती है, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारे यहाँ बारिश की जो कमी है वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ये अफेक्ट करता है किसको, वाटर साइकिल को। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज़ बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। बताओ बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है बेटा बिहू का त्यौहार? बिहू का त्यौहार जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है असम में। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? असम में। असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच सॉल्यूशन इज़ गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड वोमिटिंग। बताओ उनको जो पेशेंट्स होते हैं, जो बीमार व्यक्ति होते हैं, उनको कौन सा घोल दिया जाता है, जो बीमार किस चीज़ से होते हैं, या तो डायरिया से, हैजा से, या फिर वोमिटिंग, उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जो डॉक्टर कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा घोल देने की सलाह देते हैं कि आप इनको दिन में 2-3 बार ये वाला घोल पिलाएं। तो वो कौन सा घोल होता है बेटा? वो होता है आपका ORS, नमक चीनी का घोल कहलाता है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। रिहाइड्रेशन मतलब बॉडी को दोबारा हाइड्रेट करने के लिए, पानी देने के लिए हम ये सॉल्यूशन उस मरीज को, उस पेशेंट को देते हैं जिसको डायरिया या वोमिटिंग होती रहती है। डायरिया हैजा होने से भी क्या होता है, उल्टी दस्त लग जाते हैं। और या फिर किसी को नॉर्मली वोमिटिंग होती है तो उसमें क्या है, पानी का लॉस शरीर से बहुत ज़्यादा हो जाता है।
पानी शरीर से बहुत ज़्यादा निकल जाता है, जिसकी वजह से इंसान में जान नहीं रहती है। तो उसको दोबारा से अच्छा फील करवाने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि उनको ORS का घोल हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, ताकि उनकी बॉडी रीहाइड्रेट होती रहे। ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जो बॉडी को दोबारा से रीहाइड्रेट करता है। तो ORS एक ऐसा सॉल्यूशन है जो उन पेशेंट्स को देना चाहिए जिनको डायरिया या वॉमिटिंग होती है। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन ए गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। गुरुद्वारे में बैठ के खाना साथ खा के या खाना एक साथ बना के उस चीज़ को बोलते हैं लंगर। हैव यू एवर ईटन इन ए लंगर? क्या आपने कभी लंगर में खाना खाया है? वेयर एंड व्हेन? तो बताओ कहाँ और कब। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अपने हिसाब से आंसर दूंगी, लेकिन आप सब मुझे भी बताना कमेंट बॉक्स में। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि आपने क्या कभी लंगर खाया है? वो खाना जो गुरुद्वारे में मिलता है, जिसको एक साथ बहुत सारे लोग मिलके बनाते हैं और एक साथ बहुत सारे लोग खाते भी हैं बैठ के, उसको लंगर बोलते हैं, जो गुरुद्वारों में मिलता है। क्या आपने कभी लंगर खाया है? अगर खाया है तो कहाँ खाया है और कब खाया है? ठीक है, मैं यहाँ पे अपना आंसर बता रही हूँ, आप मुझे अपना आंसर बताना। तो मैंने लंगर खाया है अमृतसर में। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल जो है, जो स्वर्ण मंदिर है, जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, उसमें मैंने लंगर खाया है। तो अमृतसर में खाया है, गोल्डन टेम्पल में। कब खाया मैंने? मैं लास्ट सितंबर में गई थी। लास्ट सितंबर 2022 में वहाँ मैं घूमने गई थी, तब मैंने ये लंगर खाया था। मेरा आंसर ये था कि हाँ, मैंने लंगर खाया है जो कि गुरुद्वारों में मिलता है। और मैंने ये कहाँ खाया है? अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में खाया था, जब मैं लास्ट सितंबर में वहाँ घूमने गई थी। ठीक है, आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप सब ने लंगर कब और कहाँ खाया है। ठीक है, मेरे को आंसर सबका मिलना चाहिए, होमवर्क का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच वर्ल्ड फेमस साड़ी इज़ नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ ए टाउन ऑफ तेलंगाना स्टेट? ये आपका एक चैप्टर है पोचमपल्ली के नाम से, उसी में से ये क्वेश्चन है। एक साड़ी, वर्ल्ड फेमस साड़ी है जो कि किसके नाम पे पड़ी? तेलंगाना के एक कस्बे के नाम से, एक टाउन है वहाँ पे, उसके नाम से इस साड़ी का नाम वर्ल्ड फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो बताओ उस साड़ी का नाम क्या है, या उस टाउन का नाम क्या है? क्योंकि दोनों का नाम क्या है, सेम है बिल्कुल। तो बताओ उस साड़ी या उस टाउन का नाम क्या है, जो तेलंगाना स्टेट की एक टाउन है और वहाँ पे ये मोस्ट फेमस साड़ी आपको मिलती है। तो वो कौन सी साड़ी है? वो सेम पोचमपल्ली। क्या नाम है? पोचमपल्ली। ठीक है, तो पोचमपल्ली एक टाउन है तेलंगाना स्टेट का, और वहाँ पे ये साड़ी, इस नाम से ये साड़ी वहाँ पे मिलती है, जो कि वर्ल्ड की फेमस साड़ी में से एक साड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नेम द ऑक्यूपेशन ऑफ डिफेंस ऑफिसर वाहिदा। ये आपका चैप्टर डिफेंस ऑफिसर वाहिदा में से ही ये क्वेश्चन है। पूछा गया है यहाँ पे कि बताओ जो डिफेंस ऑफिसर थी वाहिदा, उनका ऑक्यूपेशन क्या था और वो किस फोर्स में थी, उस ऑक्यूपेशन के साथ वो किस फोर्स में थी, ये भी बताना है। तो जो डिफेंस ऑफिसर जो वाहिदा थी वो क्या थी? वो एक नर्स थी। क्या थी? नर्स थी। और किस में थी ये? इंडियन नेवी में। इंडियन नेवी में ये एक नर्स थी जो डिफेंस ऑफिसर वाहिदा के नाम से फेमस हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। राइट डाउन द स्टेट वेयर लद्दाख इज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इट इज़ इट। बताओ स्टेट का नाम जहाँ पे लद्दाख है और ये कैसी जगह है। पहली बात, लद्दाख एक कैसी जगह है? लद्दाख को हम ठंडा मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, ठंडा एरिया, ठंडा डेजर्ट एरिया। तो ये कैसी जगह होगी? कोल्ड रीजन होगा, ये कोल्ड प्लेस होगी। और लद्दाख किस स्टेट में आता है? लद्दाख हमारे जम्मू और कश्मीर की एक स्टेट में आता है। ठीक है, तो लद्दाख कहाँ पे है? लद्दाख है, लद्दाख इज़ इन
जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे है ये? जम्मू और कश्मीर में है। और ये कैसी प्लेस है? दिस प्लेस इज़ कोल्ड। ये प्लेस ठंडी है, कोल्ड रीजन है, ये ठंड का एरिया है। हम इसको ठंडा रेगिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हु मेड द चिल्ड्रन पंचायत इन कर्नाटका टू टैकल ड्रॉट सिचुएशन। कर्नाटका में एक बच्चों ने एक पंचायत बनाई, एक समिति बनाई, किसके लिए? ताकि वो ये जो ड्रॉट, जो सूखा पड़ जाता है, इस सिचुएशंस को वो हैंडल कर पाए। छोटे छोटे बच्चों ने एक पंचायत का उद्घाटन किया, एक पंचायत बनाई कर्नाटका में, जिससे वो क्या कर सकते हैं, जो ये सूखा पड़ने की जो सिचुएशन होती है उससे लड़ सकते हैं। तो इस पंचायत का नाम क्या था? क्या नाम था इस पंचायत का? इस पंचायत का नाम था बेटा भीमा सांघा। क्या नाम था? भीमा सांघा के नाम से ये पंचायत बनी थी। भीमा सांघा के नाम से ये पंचायत बनी थी। छोटे छोटे बच्चों ने ये पंचायत बनाई थी कर्नाटका में, ताकि वो ये जो सूखा पड़ जाता है इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नेम 3 ट्रेडिशनल बिजनेसेस ऑफ इंडिया। इंडिया में चलने वाले ऐसे 3 पारंपरिक बिजनेस, व्यापार कौन से हैं जो कि आज भी इंडिया में चलते हैं, वहाँ पे आज भी वो काम किए जाते हैं। बताओ ज़रा, ऐसे कौन कौन से ट्रेडिशनल बिजनेस हैं इंडिया में अभी भी? कौन कौन से ऐसे 3 ट्रेडिशनल बिजनेस हैं इंडिया के जो कि हमारे यहाँ आज भी हैं, हम आज भी उनके बारे में जानते हैं और ये बहुत सालों से चले आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स जो आज भी बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती हैं, ये आज भी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स हैं। इनके मुकाबले की कोई और पेंटिंग्स नहीं होती हैं। ये आज भी वैसे ही बनाई जाती हैं जैसे कि कई साल पहले बनाई जाती थी। बिहार के लोग जो इस कला में बहुत ज़्यादा होशियार हैं, बहुत ज़्यादा कला पारखी हैं इस को करने के लिए, वो आज भी उनकी जो पीढ़ियां हैं आज भी इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। तो मधुबनी पेंटिंग हमारा एक ट्रेडिशनल बिजनेस है हमारे इंडिया का, जो आज भी यहाँ हमारे यहाँ जीवित है। वहाँ उनकी पीढ़ियां आगे उनको बढ़ाती जा रही हैं ताकि ये ट्रेडिशनल कभी ख़त्म ना हो, ये बिज़नेस कभी बंद ना हो, और जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं वो अपनी आने वाली जनरेशन को दिखा सकें और सिखा सकें। तो मधुबनी पेंटिंग्स एक बिज़नेस है, एक ट्रेडिशनल बिज़नेस है हमारे इंडिया का। सेकंड, टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन भी एक ट्रेडिशनल बिज़नेस में से ही एक है, जो असम में आज भी लोग जो पहले टी उगाते थे, जो इसका काम करते थे, चाहे उगाने का काम ना करें लेकिन उस बिज़नेस में पहले भी इन्वॉल्व थे और आज भी इन्वॉल्व हैं। अब उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी इन्वॉल्व होंगी, उनकी पहले वाली पीढ़ियाँ भी इन्वॉल्व थी, आज की जनरेशन भी वहाँ पे सब इन्वॉल्व है। तो जो टी प्लांटेशन का जो काम है आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, वैसे ही वहाँ के लोग आज भी ये काम करना पसंद करते हैं। तो टी प्लांटेशन भी एक हमारा इंडिया का ट्रेडिशनल बिज़नेस है, एक ऐसा व्यापार है जो कि कई सालों से चला आ रहा है। नेक्स्ट, थर्ड है हमारा साड़ी का काम। जैसे बनारस की साड़ी, आपकी तमिलनाडु ये तेलंगाना की पोचमपल्ली साड़ी, इस तरह की साड़ियों भी आज भी बहुत फेमस होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से बनाई जाती हैं। हाथों का सारा काम होता है इन सब पे। तो ये जो साड़ी का जो बिज़नेस है, जो साड़ी की जो मेकिंग का जो बिज़नेस है, ये भी आज भी वर्ल्ड फेमस है और कभी से ट्रेडिशनल में कभी से ही चला आ रहा है। ये भी बहुत पीढ़ियाँ ये काम कर चुकी हैं और आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको सीखना चाहती हैं, वो करती भी हैं ये काम, ये बिज़नेस चलाती हैं। तो एक ये काम भी हमारा ट्रेडिशनल बिज़नेस ऑफ इंडिया में से ही एक है, साड़ी मेकिंग।
जो जगह जगह की जो वर्ल्ड फेमस साड़ियाँ हैं हमारे देश की, वो भी हमारा एक ट्रेडिशनल बिज़नेस है जो कि हमारे व्यापार को आज भी बढ़ा रहा है और हमें कुछ खासियत हमें आज तक भी दे रहा है कि हम उस चीज़ के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द वर्ड उरक्का रिलेटेड टू विच फेस्टिवल। ये जो वर्ड है उरक्का, ये किस फेस्टिवल से रिलेटेड है? ये शब्द कहाँ यूज़ किया जाता है, किस त्यौहार को सेलिब्रेट करने में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, बताओ ज़रा। अभी हमने पीछे बात की थी कि असम में सबसे बड़ा जो त्यौहार जो सेलिब्रेट किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? वो किया जाता है बेटा बिहू। बिहू फेस्टिवल वहाँ के लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। ये जनवरी में शुरू होता है और लगभग 4 दिन चलता है। लगभग 4 दिन वहाँ के लोग ये खुशियाँ मनाते हैं इस त्यौहार को सेलिब्रेट करके। और उसी 4 दिन के त्यौहार में ये एक दिन उरक्का का भी होता है जिसमें ये सारे लोग मिल बांट के खाना बना के एक साथ खाना खाते हैं। तो उरक्का जो ये वर्ड है ये किस त्यौहार से रिलेटेड है, किस फेस्टिवल से रिलेटेड है? ये है हमारे बिहू से। किससे रिलेटेड है? बिहू फेस्टिवल से। ठीक है, तो बिहू त्यौहार में ही उरक्का शब्द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। डिफाइन बल्लम। बल्लम क्या है? तो क्या है बल्लम? बल्लम एक छोटी सी नाव को बोलते हैं जो कि लकड़ी से बनाई जाती है। और नाव का यूज़ हम किस लिए करते हैं? ताकि हम किसी भी पानी वाली जगह को क्रॉस कर सकें इजीली, जो ज़्यादा बड़ी नहीं होती लेकिन उसको हम क्रॉस चल के नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इस नाव की ज़रूरत पड़ती है। तो इस नाव को क्या बोला जाता है? बल्लम बोला जाता है। तो चलिए लिखते हैं, क्या होता है बल्लम? बल्लम होती है एक छोटी नाव। इट is a small boat which is made up of wood, जो कि लकड़ी से बनाई जाती है। It is used by children to cross द वाटर बॉडी। और ये किनके द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है? बच्चों के द्वारा, क्योंकि छोटी सी बोट होती है तो बच्चे ही इजीली ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी वाटर बॉडी, किसी भी ऐसे स्थान को क्रॉस करने के लिए जो कि पानी से भरा हो। तो ये एक छोटी सी बोट होती है जो लकड़ी से बनाई जाती है और इसको बच्चे यूज़ करते हैं टू क्रॉस द वाटर बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। डिफाइन वल्ली अम्मा। वल्ली अम्मा के नाम से आप क्या समझते हो? वल्ली अम्मा किसे बोला जाता है? तो वल्ली अम्मा किसे बोला जाता है? वल्ली अम्मा बेटा मलयालम भाषा में हमारी मदर की जो बड़ी बहन होती हैं, जिनको हम मौसी जी बोलते हैं, उसको मलयालम लैंग्वेज में वल्ली अम्मा के नाम से बोला जाता है। तो वल्ली अम्मा कौन होती हैं? जनरल सेंस में बताऊं तो हमारी मम्मी की बड़ी बहन, हमारी मम्मी की जो बड़ी बहन होती है जिनको हम मौसी बोलते हैं, उनको मलयालम में वल्ली अम्मा बोला जाता है। चलिए लिख लेते हैं। इट इज़ ए, ये कैसा शब्द है? इट इज़ ए मलयालम वर्ड। ये एक मलयालम भाषा का शब्द है। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है द एल्डर सिस्टर ऑफ मदर, जिसका मतलब होता है बड़ी बहन हमारी माता की, हमारी मदर की। हमारी मदर की जो बड़ी बहन होती हैं उसको मलयालम में क्या बोला जाता है? वलियम्मा। वलियम्मा के नाम से हम उनको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25।
हाउ मैनी डेज बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। बताओ, असम में मनाया जाने वाला बिहू त्यौहार, बिहू का फेस्टिवल जो असम के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम वो करते हैं, वो त्यौहार कितने दिन तक चलता है, कितने दिन तक ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, बताइए। तो बिहू त्यौहार जो कि असम के लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं, ये त्यौहार लगभग 4 दिन के लिए मनाया जाता है। कितने दिन के लिए मनाया जाता है? लगभग 4 दिन के लिए। दिन के लिए मनाया जाता है ये त्यौहार, लगभग 4 दिन चलने वाला ये त्यौहार है जो कि असम के लोग मनाते हैं। तो आंसर क्या होगा? 4 डेज। 4 दिन के लिए बिहू त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विच इज़ द पॉपुलर डिश इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बिहू फेस्टिवल। बिहू त्यौहार पर बनने वाली सबसे फेमस डिश कौन सी होती है जो कि प्रिपेयर की जाती है, बनाई जाती है सभी के द्वारा। तो वो कौन सी डिश होती है जो बिहू फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा फेमस होती है और असम के लोग इस त्यौहार को इस डिश के थ्रू सेलिब्रेट करते हैं। और ये डिश स्पेशली किस चीज़ से बनाई जाती है, जिसकी खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो कि क्रॉप्स की खुशी में, क्रॉप की ग्रोन अप उगाई की खुशी में ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। और ज़्यादातर क्या बल्कि चावल की ही खेती के लिए ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें जो चीज़ें बनती हैं वो चावल के द्वारा ही बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो फेमस डिश बनती है, जो पॉपुलर डिश बनती है, जो बिहू फेस्टिवल में मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है और वहाँ के लोग ये डिश बना के ही इस त्यौहार को अच्छे से मनाते हैं, तो वो कौन सी डिश है? तो ये जो डिश है वो है छेवा राइस। छेवा राइस ये वो पॉपुलर डिश है जो कि बिहू में बनाई जाती है ताकि बिहू का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाए। और ये छेवा डिश जो बनाई जाती है वो एक बड़े से पतीले में बनाई जाती है, बड़ी सी कढ़ाई में बनाई जाती है। ये किस में बनाई जाती है? इन अ बिग वेसल। कढ़ाई में ये डिश बनाई जाती है इसको त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन थे बेटा। मैंने टोटल 26 क्वेश्चन करवाए। इन क्वेश्चन को भी आप करके चले जाओगे तो आपको अपनी ईवीएस के पेपर को ज़्यादा मुश्किल नहीं मिलेगा, आसानी से आप उसको पेपर को कर पाओगे अगर इन सबको याद करके जाओगे। अगर ऐसी वीडियो देखोगे, टाल दोगे तो ऐसे नहीं होगा, फिर आपके नंबर ज़रूर कम आएंगे। लेकिन अगर आप इनको अच्छे से याद करके जाओगे तो 100% आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे और आप खुश होकर वहाँ से आओगे। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। जो एक प्रैक्टिकल आपके पेपर में आने वाला है, अब ये तो पता नहीं कौन सा आएगा, लेकिन मैं 2 प्रैक्टिकल्स आपको करवा रही हूँ। लगभग संभावना है कि उन दोनों में से ही किसी एक प्रैक्टिकल वो आपको करवा के देखें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या प्रैक्टिकल होगा, किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, सबकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बेटा ये है हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल जिसमें हमें चीज़ें करके देखनी है। देखो, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा किस पे? प्रिपेयर ORS क्या है? हमारा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये वो है जो हम बीमार व्यक्तियों को देते हैं जिनको डायरिया होता है या जो बहुत ज़्यादा वोमिटिंग करते हैं। उनको रिकवर करने के लिए हम कौन सा घोल देते हैं? ORS का, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन उनको दिया जाता है। प्रिपेयर ORS एंड राइट डाउन इट्स स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन। ORS बनाइए और बताइए आपने किस किस तरीके से उसको बनाया, मतलब उसके स्टेप्स लिखने कि पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया और लास्ट में क्या किया। इस तरीके से हमें उसके पूरे स्टेप्स हमें लिखने हैं। जैसे मान लो आप घर में कोई चीज़ बनाते हो, सब्ज़ी बनाई, तो सबसे पहले आपने उसके लिए क्या की? प्रिपरेशन की, चीज़ें काटी वगैरह सारी। फिर आपने कढ़ाई चढ़ाई, गैस ऑन करी, तेल डाला, ज़ीरा डाला, सारे प्याज मसाले वगैरह सब डाले, फिर आपने सब्ज़ी डाली, फिर उसको ढक दिया, इतनी देर के लिए बनाई। तो ये सारे क्या हुए? स्टेप्स हुए कि आपने उस चीज़ को कैसे प्रिपेयर किया। सेम एज इट इज़ हमसे पूछा गया है कि आप बताइए आपने ORS कैसे बनाया। तो उसके लिए पहले हमें मटेरियल लगेगा, चीज़ें चाहिए होंगी। क्या क्या हमें चाहिएगा? सॉल्ट, शुगर, बॉइल्ड और कोल्ड वाटर, एक तो नमक,
चीनी, और वो पानी जो कि पहले हमने उबाला है फिर हमने ठंडा किया है वो पानी हमें चाहिए, और हमें एक चम्मच चाहिए, और इसके साथ साथ एक गिलास भी चाहिए जिसमें हम ये घोल बनाएंगे। गिलास भी तो चाहिए। अच्छा, पानी को हमने पहले उबाला और फिर ठंडा किया, ऐसा क्यों? क्योंकि ORS एक ऐसे पेशेंट को दिया जाता है बेटा जो कि पहले से ही बीमार है, और वो कैसे बीमार हुआ होगा? गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हुआ होगा, इसीलिए हम उसको ये सॉल्यूशन देते हैं। तो जब उसने गंदा पानी पी के वो बीमार हो गया, तो अब हम उसे दोबारा बीमार तो नहीं करना चाह रहे ना, हम उसको रिकवर करना चाह रहे हैं, हम उसको स्वस्थ करना चाह रहे हैं। तो स्वस्थ करने के लिए हमें उसको पानी को अच्छे से बॉईल करके और ठंडा करके देना पड़ेगा, तभी जो पानी में अगर कोई कीटाणु भी हैं तो वो उसको हार्म नहीं करेंगे। इसीलिए हमने पहले पानी को गर्म किया और फिर ठंडा किया, ठीक है। तो ये सारा मटेरियल है, क्या क्या चाहिए? नमक, चीनी, पानी गर्म करके ठंडा किया हुआ, एक स्पून चम्मच चाहिए और एक गिलास चाहिए, और इसके हम स्टेप्स भी लिखते जाएंगे कि हमने क्या क्या किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जब आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा तो आपको स्टेप्स लिखने हैं, तो स्टेप 1 बाय 1 लिखेंगे। पहले हम क्या लेंगे? टेक अ ग्लास। सबसे पहले हमने क्या लिया? एक गिलास, एंड अ स्पून, और एक चम्मच ली, ठीक है। देन दूसरा स्टेप, टेक, अभी हमने ग्लास ले लिया, टेक अ ग्लास एंड स्पून। देन टेक सम सॉल्ट एंड सम शुगर। अब ये सम कितनी लेनी है हमें, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो हमें 6 लेना है हमें, सॉल्ट और शुगर। हमें शुगर चाहिए बेटा, आपकी टीस्पून होती है ना, जो चम्मच होती है खाना खाने वाली, वो टीस्पून आपको 6 टीस्पून चाहिए। 6 टीस्पून ऑफ शुगर एंड हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, मतलब चीनी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और नमक की मात्रा बहुत कम, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है? मिक्स करना है। अलाउ द सॉल्ट एंड शुगर टू डिज़ोल्व। अब हमें इनको रख देना है ताकि शुगर और सॉल्ट इजीली डिज़ोल्व हो जाए, पानी में घुल जाए। फिर हमें एक बार स्टिर कर देना है, स्टिर द सॉल्यूशन। फिर हमें उस सॉल्यूशन को एक बार मिला देना है, हिला देना है, एंड लास्ट में ORS इज़ रेडी टू ड्रिंक। और अब हमारा ORS सॉल्यूशन क्या हो गया? बन के रेडी हो गया। अब हम इसे पी सकते हैं, रेडी हो गया अब ये पीने के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेप था एक गिलास लेना, एक चम्मच लेनी है, फिर हमें कुछ सॉल्ट चाहिए, कुछ शुगर चाहिए। कितनी चाहिए? 6 टीस्पून ऑफ शुगर एंड हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। उसके बाद हमें इन्हें छोड़ देना है ताकि ये इजीली अपने आप घुल जाए। जब घुल जाएंगे तो हमें एक बार उस सॉल्यूशन को हिला देना है, और फिर ये हमारा ORS बन के रेडी है ताकि इसको हम ड्रिंक कर सकें। अब इसकी यूसेज, मतलब ये दिया किसको जाता है पीने के लिए? किसको दिया जाता है? उन पेशेंट्स को जिनको डायरिया हो जाता है, छोटे बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी दे सकते हैं डायरिया पेशेंट, और वोमिटिंग जिनको सबसे ज़्यादा होती है, जो लोग ज़्यादा वोमिटिंग करते हैं, मतलब कहने का मतलब है जिनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उनको ये सॉल्यूशन बना के दिया जाता है, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, ताकि उनके शरीर में दोबारा पानी की पूर्ति हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है आपका एक एक्सपेरिमेंट, फाइंड थिंग्स दैट डिज़ोल्व इन वाटर एंड द थिंग्स दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। वो चीज़ें जो आसानी से पानी में घुल जाती हैं और वो चीज़ें जो आसानी से पानी में नहीं घुलती हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट किस पे है? घुलनशील पे और अघुलनशील पे।
क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा? देखो, सॉल्ट ले सकते हैं घोलने के लिए, शुगर, टर्मरिक पाउडर, लेमन जूस, ऑयल, स्क्वैश। स्क्वैश क्या होता है? किसी भी चीज़ का कोई गाढ़ा जो पदार्थ निकलता है वो स्क्वैश, तो वो चीज़ें हम ले सकते हैं। चलिए, एग्जामिन द चेंजेस इन द कलर ऑफ वाटर आफ्टर डिजॉल्विंग द गिवन थिंग्स एंड राइट अबाउट देम। अब हमें जो चीज़ें घुल सकती हैं एक तरफ उनको, और एक तरफ वो चीज़ें जो नहीं घुल सकती हैं उन चीज़ों को घोल के देखना है और उनमें देखना है क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। क्या वो इजीली घुल रही हैं या नहीं घुल रही हैं? घुल रही हैं तो क्या पूरी घुल गई या रह गई, और किसी ने किसी का कलर तो चेंज नहीं किया। ये सारी चीज़ें हमें इस एक्सपेरिमेंट में देखनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें कुछ ग्लासेस चाहिए। टेक, अब यहाँ पे हमारे पास कितने वो हैं थिंग्स, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 चीज़ें हैं, तो 6 ग्लास चाहिए। टेक 6 ग्लासेस, फिल देम विद वाटर। हम उन्हें पानी से भरना है। सेकंड है, ऐड 1 by 1 things in each glass of water। अब हमें एक एक चीज़ लेनी है और हर एक ग्लास में एक एक चीज़ को डालना है। फर्स्ट में हम क्या करेंगे? 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। सेकेंड ग्लास में 1 टीस्पून ऑफ शुगर। थर्ड में 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक। फोर्थ में 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस। फिफ्थ में सम ऑयल, एंड फिफ्थ में सम स्क्वैश। 6 ग्लास लिए और 6 के 6 में हमने ये इस आधे पानी में ये सारी चीज़ें डाल दी। ठीक है, अब हमें उन सबको मिक्स करना है। मिक्स ऑल द थिंग्स प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ स्पून। अब हमें उन सब चीज़ों को अच्छे से घोलना है स्पून की हेल्प से। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस। और अब देखना है क्या क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, अब हमें सारे के सारे चेंजेस देखने हैं। ठीक है, अब रिज़ल्ट क्या निकला? अब हमने चेंजेस जो देखे क्या क्या निकला? शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, टर्मरिक एंड स्क्वैश आर सोल्यूबल इन वाटर। कि ये पांचों चीज़ें क्या हो गई? घुल गई पानी में। बट ऑयल इज़ इनसोल्यूबल, लेकिन जो तेल था वो पानी में नहीं घुला, वो पानी के ऊपर तैरता रहा। इनसोल्यूबल इन वाटर। लेकिन एक चीज़ और हुई, जो टर्मरिक हमने यूज़ की, जो हल्दी पाउडर हमने यूज़ किया था, टर्मरिक पाउडर चेंजेस द कलर ऑफ वाटर एंड इनसोल्यूबल। लेकिन जो हमने हल्दी का पाउडर जो यूज़ किया था, एक तो उसने पानी का कलर चेंज कर दिया और वो पूरे तरीके से पानी में घुला भी नहीं। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था बेटा। हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए। फर्स्ट हमने ORS का घोल बनाया और दूसरे में हमने कुछ चीज़ें ली, कुछ जो डिज़ोल्व हो सकती थी और कुछ चीज़ें जो डिज़ोल्व नहीं हुई, और कुछ ने रंग चेंज किया। तो ये हमारा इस वीडियो में था। हमने EVS के लगभग पूरी प्रैक्टिस कर ली है। इसी में से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से याद करके स्कूल जाना, तभी आपका पेपर अच्छे से होगा। और जो मैंने होमवर्क के क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर मुझे जल्दी देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। अगर कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बेटा यही था आज की वीडियो में। हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं। आई होप सो आपको पसंद आए होंगी वीडियो। पसंद आए तो एक लाइक कर देना। जो होमवर्क के क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका आंसर मुझे देना। उसके साथ साथ आपको कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ 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 एक लाइक कर देना। अपना कमेंट देना मत भूलना जिसमें आप होमवर्क का आंसर दोगे मुझे। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।